everyone. So again, welcome to the conceptual IS. Now our next chapter is acid, base and salt. ठीक है, देखो मेंडलीफ की आवर सारणी से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं जनरली हमारे यूपीएससी में और अदर स्टेट एग्जाम में। तो पहले जहां से क्वेश्चन आते हैं उन एरियाज को हम जल्दी करेंगे बिफोर योर अपकमिंग एग्जाम। तो देखो आज के चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, साल्ट क्या होता है और इसमें आपके सोर्सेस ये हैं। ठीक है, तो प्रोसीड करते हैं हम। देखो जितने भी केमिकल कंपाउंड्स हैं ना उन्हें उनके केमिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से बांटा जा सकता है। जैसे आपने घर में देखा होगा सिरका है ना, सिरका में अलग एसिड होता है, नींबू में अलग एसिड होता है। सिरका मतलब विनेगर, ठीक है। तो और इस प्रकार से हम डिवाइड करते हैं कि ये एसिड है या ये बेस है या साल्ट है। जब आपको इंडाइजेशन होता है तो डॉक्टर जो है मिल्क ऑफ मैग्नीसिया देते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया आपका बेस होता है। ठीक है, तो एसिड्स क्या होते हैं? देखो एसिड जो है वो किस वर्ड से बना है? एसेर, जिसका मतलब होता है सावर। तो कोई चीज सावर है, इस चीज की एसिड की पहचान होती है सावरनेस से। अब देखो एग्जाम में ये आता है कि अगर कोई भी कौन सा एसिड किस प्रकार के नेचुरल सोर्स में पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड आपका विनेगर में क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज में क्या पाया जाता है? सिट्रिक एसिड। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड। टामारिन मतलब इमली में, ग्रेप में, अनराइप मैंगोज में टार्टरिक एसिड। टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड, कर्ड में लैक्टिक एसिड और चींटी अगर काट देती है तो उसमें होता है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को ही हम मेथोनोइक एसिड कहते हैं। यहाँ से ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन हर साल बनता है कि अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, तो विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज में पूछ लिया जाए तो ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होता है। ऑरेंज और लेमन में सिट्रिक होता है, जबकि आंवला में आपका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तामारिंद, ग्रेप्स और अनराइप मैंगोज में इस प्रकार से टर्टरिक एसिड होता है। तो देखो आर्हेनियस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक थ्योरी दी थी। उन्होंने ये कहा था कि अगर कोई भी सब्सटेंस जो है उसको हमें ये देखना है कि वो एसिड है या बेस है। तो अगर किसी सब्सटेंस को एक्वस सॉल्यूशन में डाला जाए और केवल वो हाइड्रोजन आयन दे रहा है और कोई भी अदर आयन नहीं दे रहा। आयन का मतलब याद करो, आयन हमने बताया था कि अगर जैसे सोडियम या मैग्नीशियम है उस पर कोई चार्ज नहीं है तो ये न्यूट्रल स्टेट में है, लेकिन अगर इसने इलेक्ट्रॉन निकाला तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसे हमने आयन कहा। तो ये कह रहा है कि आर्हेनियस ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है और हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन मतलब H और आयन क्या है? आयन यहाँ पॉजिटिव आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो केवल अगर किसी भी हम सब्सटेंस को उसके एक्वस सॉल्यूशन में रखे और वो हाइड्रोजन आयन दे और कोई भी दूसरा कैटायन न दे। कैटायन का कैथोड रे से आया है। कैथायन कैथोड रे ट्यूब हम पढ़ रहे थे, फैराडे की डिस्कवरी, उसमें कैटायन था। तो कैथोड रे ट्यूब किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा था? इलेक्ट्रॉन को। और दूसरा ये कोई भी कैटायन न दे अदर देन H पॉजिटिव आयन, तो इसे हम क्या कहते हैं? एसिड्स कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन एलिमेंट हमारा प्रेजेंट है ऑल एसिड में। किसी भी एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? पहला क्या होता है? किसी भी चीज का देखो सावरनेस पता चलता है एसिड से, और बीटर कोई भी चीज है वो बेस से। तो एसिड सावर होते हैं टेस्ट में और सॉल्यूबल होते हैं वाटर में। दूसरा क्या है? अगर आपका ये आ जाए कि ब्लू लिटमस को रेड में कौन कन्वर्ट करता है? तो एसिड। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तीसरा ये है कि एसिड जो है कोरोजिव होते हैं इन नेचर में, क्षरण करते हैं किसी चीज को काटना, इसीलिए इनकी जो एक्शन है वो डिस्ट्रॉय करती है क्लॉथ, वुड, पेपर, स्किन को भी। अगर आपके शरीर में ज्यादा एसिड हो जाता है तो स्किन भी कोरोजन करने लगती है। एसिड की देखो केमिकल प्रॉपर्टी क्या है? पहला ये है कि अगर कोई भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो साल्ट बनाता है और हाइड्रोजन गैस बनाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ले लिया HCl और हमने मेटल ले लिया सोडियम, तो ये इसके साथ क्रिया करेगा, रिएक्शन ये हो रही है तो ये बनाएगा। देखो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, चूंकि ये क्या है एसिड जो है ये अपने एक्वस सोल्यूशन में क्या देगा? ये एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव चार्ज देगा और यहाँ माइनस, एक पे प्लस होगा तो एक पे माइनस होगा पूरे कंपाउंड में। और सोडियम में हमने देखा क्या था कि सोडियम में प्लस होता है, तो ये माइनस और प्लस एक साथ मिलेंगे, ये बनेगा NaCl और ये बनेगा H प्लस।
और ये H क्या है, ये हाइड्रोजन बन के हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकल जाएगा जब हम इसको बैलेंस करते हैं इक्वेशन को। तो एसिड जो है वो एक्वस सोल्यूशन में जब मेटल के साथ क्रिया करता है तो वो साल्ट बनाता है। NaCl आपको पता होगा साल्ट होगा, और क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। और अगर दूसरा, पहली तो ये प्रॉपर्टी हो गई, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर एसिड आपका मेटल कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है, इफ एसिड रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट में आप कोई भी कार्बोनेट ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने Na2CO3 ले लिया या कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया, तो एसिड अगर आपका मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन कर रहा है तो वो साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेगा और वाटर को बनाएगा। ठीक। तीसरा ये कह रहा है रिएक्शन विथ मेटेलिक ऑक्साइड, अगर आपने कोई एसिड लिया और वो मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ले लिया HCl, अगर आपने ले लिया HCl और कोई भी ऑक्साइड ले लिया मेटल ऑक्साइड का ये मतलब है कि पहला जो है आपका एलिमेंट मेटल होना चाहिए और उसका ऑक्साइड, तो और आपने ले लिया कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, तो यहाँ आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CaCl, और प्लस यहाँ पे आपका H2O निकल जाएगा। इस इक्वेशन को आप बैलेंस कर लेना, ठीक है, बैलेंस करना हमने बताया था। तो एसिड जो है वो मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करके साल्ट बना रहा है और वाटर बना रहा है। अब देखो एसिड के टाइप क्या होते हैं। एसिड क्या है कि जो aqueous सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन दे रहा था, तो एसिड कितने प्रकार का हो सकता है। एसिड आपका दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड और एक हो सकता है वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है कि वो पूरी तरीके से, अगर कोई एसिड है वो aqueous सॉल्यूशन में वाटर में प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक। तो इस प्रकार से जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है और नाइट्रिक एसिड है, ये एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड के, क्योंकि इनको जब वाटर में डिजोल्व किया जाता है तो ये ज्यादा से ज्यादा H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। वीक एसिड क्या होते हैं, अगर इन्हें वाटर एक्वस सोल्यूशन में रखा जाता है तो ये स्मॉल नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आपका कार्बोनिक एसिड, एसिटिक एसिड, फास्फोरिक एसिड। इसीलिए आप देखो स्ट्रॉन्ग एसिड जो है आपका वो कार में, बैटरी में यूज होता है और आप हाथ से नहीं टच कर सकते, लेकिन वीक एसिड जैसे हो गया विनेगर में, है ना, एसिटिक एसिड, तो आप टच कर सकते हो हाथ से, तो वो वीक एसिड है, उसमें उतना H पॉजिटिव आयन नहीं होता है कि आपको अफेक्ट करे, राइट। अब हम देखेंगे बेस। देखो एसिड क्या था, एसिड सावर था टेस्ट में, बेस क्या होता है, बीटर होता है टेस्ट में और सोपी होता है टच करने पे, उसे हम क्या कहते हैं, बेस। कुछ बेसेस जैसे, ये कई बार मल्टीपल एग्जाम में पूछा जा चुका है, लाइम वाटर में कौन सा बेस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंटा एसिड, जब हमें गैस बहुत बनती है तो डॉक्टर हमको एंटा एसिड लिखते हैं, वो एंटा एसिड आपका जनरली क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। सोप क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। विंडो क्लीनर, जो हम खिड़कियों की सफाई करते हैं, वो होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये आपके एग्जाम में आता है मिलाने के लिए, ठीक है। तो देखो आर्हेनियस ने तो एसिड में ये कहा था कि एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देगा, और इन्होंने कहा था कि अगर वो बेस है तो वो एक्वस सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देगा, और इसे हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक। तो किसी भी बेस की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहला वहां एसिड सॉल्यूबल था वाटर में, यहाँ बेस सॉल्यूबल होगा वाटर में, वहां एसिड सावर था, यहाँ बेस क्या होगा, बीटर होगा एंड पंजेंटे होगा टेस्ट में। वहां पे एसिड देखो क्या कर रहा था, एसिड आपका ब्लू लिटमस को रेड कर रहा था। कैसे आपको याद करना है कि ब्लू को रेड कौन करता है, तो ए के बाद बी आता है, ठीक है। तो एसिड ने ब्लू को किया रेड, और जो बेस है वो रेड लिटमस को करेगा आपका ब्लू में। एसिड जैसा, एसिड जो है वो कोरोजिव होता है, उसी प्रकार से बेस भी कोरोजिव होता है, वो भी क्षरण करता है, लेकिन चूंकि एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं वो तेजी से आपका कोरोजन करते हैं, लेकिन बेस उतना तेजी से कोरोजन नहीं करता है। किसी भी बेस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, पहला रिएक्शन विथ मेटल, कोई भी बेस है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। हमने ऊपर क्या देखा था, ये देखो, पहला हमने क्या देखा था कि एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बना रहा है। इसी प्रकार से कोई भी जो बेस है वो मेटल के साथ रिएक्शन करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप किसी बेस का नाम लो, बेस जैसे बेस
उसमें OH माइनस आयन होना चाहिए। तो बेस हमने ले लिया NaOH, ठीक है। और हमने मेटल कोई ले लिया, जैसे देखो हमने बेस ले लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया, और फॉर एग्जांपल मेटल मान लो हमने एल्यूमिनियम ले लिया। तो ये आपका बनेगा, ये रिएक्शन करके आपका बनाता है सोडियम एल्यूमिनेट प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये है आपका साल्ट। साल्ट देखो, साल्ट के लिए जैसे एसिड में आपका H पॉजिटिव आयन दे रहा था कुछ सोल्यूशन में, बेस में OH माइनस नेगेटिव दे रहा था, लेकिन साल्ट में क्या है, केवल देखो प्लस आयन है और माइनस आयन है, H पॉजिटिव या OH नेगेटिव आयन नहीं दे रहा है। तो ये आपका साल्ट बना और H2 गैस बना, ठीक है। तो जो बेस है वो भी मेटल से रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बना रहे हैं। इसीलिए अगर बेस को कह रहा है कि कंटेनर में, मेटल के कंटेनर में नहीं रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि वो बेस जो होते हैं वो डायरेक्ट मेटल से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, ठीक। रिएक्शन विथ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, जैसे तो रिएक्शन ऑफ बेस जो है वो हमें क्या देखना है, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड, देखो मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। तो ये कह रहा है कि बेस जो है वो जब नॉन मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो साल्ट प्लस वाटर बना रहा है। तो हमको एग्जांपल देखना पड़ेगा। तो मान लो अगर आपका बेस हमने ले लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और नॉन मेटल ऑक्साइड, तो हमने CO2 ले लिया, कार्बन हम जानते हैं कि नॉन मेटल होता है, उसका ऑक्साइड हमने CO2 ले लिया, तो ये आपका बनाएगा Na2CO3 प्लस H2O, ठीक। तो पहला तो रिएक्शन विथ मेटल हमने देख लिया, फिर रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड देख लिया। अब बेस का एसिड के साथ रिएक्शन, तो बेस जो है वो एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाता है, ठीक है। कैसे, देखो इसने एग्जाम्पल नहीं दिया, मैं अपने से बताती हूँ। देखो रिएक्शन विथ एसिड कैसे होता है, बेस जो है वो आपका एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट और H2O बनाता है। जैसे आपने ले लिया NaCl प्लस, सॉरी NaCl नहीं, ये तो आपका साल्ट है। आपने एक लिया HCl, ये आपका एसिड है, और आपने ले लिया NaOH, ये आपका बेस है। अब ये कह रहा है कि एसिड और बेस मिलके साल्ट बनाएंगे। इसको ऐसे काटो, H पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे माइनस चार्ज होता है। इसको काटो, सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ये बेस है तो माइनस आयन देगा। अब ये पॉजिटिव वाला कहाँ चला जाएगा, इसके पास, क्योंकि H2O में हम जानते हैं एक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव मिलके H2O बनता है, तो ये बन गया हमारा H2O, ठीक। और H2O एक्वस हमने पढ़ा था इसके पहले वाले चैप्टर में कि एक्वस लिखा है तो वो जली विलियन है ना, एक्वस सोल्यूशन पढ़ा था। और ये पॉजिटिव NaCl, और ये NaCl क्या है आपका, सोडियम क्लोराइड साल्ट है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड पढ़ा था, उसी प्रकार से आपका बेस स्ट्रॉन्ग भी होता है, वीक भी होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस में कौन से, तो जिस जिस तरीके से आपका स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन निकाल रहा था, उसी प्रकार से आपका जो बेस है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन निकालेगा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस में आपके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेस कौन कौन से हैं आपके, कि जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं वाटर में, इसका मतलब ये है कि पूरी तरीके से नहीं वो आयनाइजेशन कर रहे हैं और बहुत कम स्मॉल नंबर ऑफ OH माइनस आयन निकल रहा है। वीक बेस के एग्जांपल हैं आपके अमोनियम हाइड्रोक्साइड, देखो OH लगा है, हाइड्रोक्साइड NH4 अमोनियम, ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड ETC। एसिड और बेस का रिएक्शन दिखा रहा है। तो पहला ये है कि जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो कुछ हीट निकलती है और ये साल्ट और वाटर बनाते हैं, जैसे अभी मैंने समझाया था, ठीक है। और इसी रिएक्शन को अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, तो देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक होती है कि एंडोथर्मिक होती है, बताना, कमेंट में बताइए। हीट इसमें निकल रही है तो ये एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, न्यूट्रलाइजेशन कैसे रिएक्शन है। देखो यहीं पे लिख दिया है, ये कैसी रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। याद करो हमने पढ़ा था कि हीट जब
निकलती है तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। तो इसीलिए जब हम नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर में ऐड करते हैं तो एक्सट्रीम केयर रखना चाहिए हमें, ठीक है। क्योंकि जैसे एसिड और बेस रिएक्शन करके साल्ट और वाटर बना रहे हैं, उसी तरीके से अगर कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड है, तो हमने देखा था कि कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अगर इनको हम वाटर में डालेंगे तो ये ज़्यादा हीट जनरेट करेंगे और ये आपको बर्न कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखो सल्फ्यूरिक एसिड HCl, अगर आप H2SO4 देखते हो या HCl होता है, तो आप उसको हाथ से नहीं टच कर सकते, वो क्लोज कंटेनर में होता है। जैसे बैटरी में जो एसिड होता है वो क्लोज कंटेनर में होता है। एक्वस सॉल्यूशन एसिड या बेस का, तो देखो ये कह रहा है कि एसिड जो है प्रेजेंस ऑफ वाटर में H पॉजिटिव आयन देते हैं, पहला अरेनियस की थ्योरी के सिद्धांत से। लेकिन ये जो H पॉजिटिव है ये फ्री स्टेट में नहीं रह सकता, तो ये जो आपका H पॉजिटिव आयन है ना, वो H3O पॉजिटिव आयन बना लेता है। जैसे ये कह रहा है कि ये हमने कोई एक एसिड लिया, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, तो अगर हमने इसे वाटर में डाला तो ये H पॉजिटिव नहीं बनाएगा। H पॉजिटिव तो ये देता है, लेकिन ये फ्री स्टेट में नहीं रहता, ये H3O पॉजिटिव बनेगा और Cl माइनस बनेगा, ठीक है। कैसे बना, ये H पॉजिटिव H2O से मिलके H3O पॉजिटिव बन गया। NaOH, NaOH को जब हमने H2O के सोल्यूशन में रखा तो क्या बना, Na+OH माइनस, ठीक है। क्या हर एक जो बेस होता है वो सॉल्यूबल होता है वाटर में? नहीं, जिस हर एक एसिड भी वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है और हर एक बेस भी वाटर में सॉल्यूबल नहीं होता है। तो फिर देखो, अगर इसीलिए कह रहा है कि एसिड या बेस को अगर हम उनको एक्वस सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी तब जनरेट होगी जब प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस होगा। ये हमने आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में कि इलेक्ट्रिसिटी होने के लिए मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो हमने यहाँ देखा कि अगर हम ये पहले तो हमने एसिड का एग्जाम्पल देखा, फिर बेस का एग्जाम्पल देखा, और हम दोनों एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि यहाँ आयंस जनरेट हो रहे हैं। यहाँ H3O पॉजिटिव आयन था, यहाँ Cl नेगेटिव आयन था। NaOH में Na पॉजिटिव आयन है, OH नेगेटिव आयन है। तो इसलिए एसिड और बेस क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया, एसिड और बेस कैसे वाटर में रिएक्ट कर रहे हैं। अब इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एन एसिड और बेस, देखो किसी भी एसिड या बेस को वाटर के साथ मिक्स करना डाइल्यूशन कहलाता है। क्यों? क्योंकि अब हम एसिड को क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, उसकी कंसेंट्रेशन हम कम कर रहे हैं। तो अगर हम एसिड या बेस को वाटर में डाइल्यूट करेंगे तो क्या होगा, एसिड को अगर आप वाटर में मिक्स करोगे तो जो H पॉजिटिव आयन है ना, जो आपकी कंसंट्रेशन है H पॉजिटिव की, वो घटने लगेगी। कैसे, देखो यहाँ पे, यहाँ एसिड था HCl प्लस H2O, अब यहाँ पे ये Cl माइनस आयन बन गया और यहाँ पे H3O पॉजिटिव आयन बन गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ तो H पॉजिटिव आयन था, लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन जैसे ही हमने पानी में डाला तो ये H3O पॉजिटिव आयन पूरा का पूरा बना लिया, तो H पॉजिटिव की आयन क्या हुई, घटने लगी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि अगर एसिड या बेस को हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो इसे डाइल्यूशन कहते हैं, और इससे H3O पॉजिटिव या जो आपका OH नेगेटिव आयन है वो डिक्रीज होता है। सॉरी, देखो HCl आपका H2O के साथ रिएक्ट करके H3O पॉजिटिव बनाया और Cl माइनस, ठीक है। अब ये आपका पॉजिटिव आयन बना, तो इसको और हम पानी में घोलेंगे तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जो H पॉजिटिव आयन है धीरे धीरे इसकी संख्या कम होती जाएगी, क्योंकि वो H2O में घुलता चला जाएगा। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। और अब ये जो आयन धीरे धीरे कम हो रहे हैं, और फिर हमने देखा कि एसिड जो है वो एक्वस सोल्यूशन में क्या है, एसिड या बेस जो है वो एक्वस सोल्यूशन में आयन बना रहे हैं, और अगर आयन बन रहे हैं तो क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा, ठीक है। ये थियरी है, जो मैंने समझाया है वही पढ़ लोगे आप। इंडिकेटर क्या होता है, अगर हमें ये देखना है कि कोई भी सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है, तो हम एक स्पेशल टाइप का सब्सटेंस लेंगे जिसे हम कहते हैं इंडिकेटर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन,
जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। टर्मरिक, लिटमस पेपर, हिबिस्कस पेटल्स, ये जो है वो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं। लिटमस सॉल्यूशन भी इंडिकेटर है जो आपका यूज होता है पहचान करने में कि ये चीज एसिड है या बेस है। और लिटमस सॉल्यूशन बनता कैसे है आपका, लाइकेन प्लांट जो थैलाफाइटा ग्रुप से मिलता है। अब देखो, और लिटमस पेपर आपका अवेलेबल होता है रेड या ब्लू लिटमस पेपर में। अगर रेड या ब्लू लिटमस पेपर में, तो जो एसिड है वो आपका ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, लेकिन जो बेस है वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देगा। बहुत सारे नेचुरल सब्सटेंस जैसे रेड कैबेज लीव हो गया, टर्मरिक हो गया, टर्मरिक भी एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज होता है। पेट्यूनिया हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब भी एसिड बेस इंडिकेटर की तरह यूज होते हैं। और वो इंडिकेटर जिसका ऑर्डर चेंज हो जाता है एसिडिक या बेसिक मीडियम में, वो ऑर्डरस इंडिकेटर कहलाते हैं। अच्छा, पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल अगर आपको समझ में आ गया तो आपको ओशियन एसिडिफिकेशन समझ में आ जाएगा। तो देखो, पीएच स्केल जो है वो कोई भी सब्सटेंस है वो उस कितना एसिड है या कितना बेस है इसके लिए यूज होता है। तो जैसे ये स्केल है हमारे पास जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो 0 से लेके 14 तक स्केल है। तो इस स्केल को हम कहते हैं पीएच स्केल, और ये बताता है कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। हाइड्रोनियम आयन जितना ज्यादा होगा, हाइड्रोनियम आयन मतलब H पॉजिटिव आयन जितना ज्यादा होगा तो हमने देखा वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और स्ट्रॉन्ग एसिड जितना ज्यादा होगा उसकी पीएच वैल्यू उतनी कम होगी। इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज की पीएच वैल्यू 1 है, ठीक, किसी चीज की पीएच वैल्यू 1 है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और जैसे जैसे पीएच वैल्यू बढ़ेगी एसिडिटी घटेगी। ठीक है। न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच कितना होता है? 7 होता है। क्यों? देखो, इस साइड है आपका एसिड, इस साइड है आपका बेस, बीच में क्या आएगा? न्यूट्रल सोल्यूशन आएगा, तो न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच 1 होगा। तो ये कह रहा है कि अगर किसी भी सोल्यूशन का वैल्यू हम देखेंगे कि 7 से कम है, 0 से लेके 7 के बीच में है, तो हम कहेंगे कि ये एसिडिक सोल्यूशन है। और फिर अगर किसी भी सोल्यूशन का पीएच दिया होगा 7 से 14 है, तो हम इस सोल्यूशन को कहेंगे कि ये सोल्यूशन बेसिक सोल्यूशन है। बेसिक सोल्यूशन में क्या होता है? इंक्रीज ऑफ OH माइनस आयन होता है, और एसिडिक में क्या होता है? H पॉजिटिव आयन ज्यादा होते हैं। ठीक। तो गैस्ट्रिक जूस का आपका पीएच कितना होता है? 1.2। तो 1.2 पीएच है, पीएच स्केल के 7 के इधर है, 0 से 7 के बीच में एसिडिक होता है, तो इसका मतलब गैस्ट्रिक जूस क्या होगा? एसिडिक होगा। लेमन जूस का पीएच 2.2 है, तो लेमन जूस क्या होता है? एसिडिक होता है। देखो, हमारा जो खून है उसका पीएच होता है 7.4, तो खून हमारा क्या होता है? ना एसिड में आएगा ना बेस में आएगा, न्यूट्रल में आएगा, क्योंकि अगर पीएच किसी भी न्यूट्रल सोल्यूशन का क्या होता है? 7 होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच है 10, और 7 से 14 के बीच में अगर पीएच होता है तो वो बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच है 14 के बराबर। ठीक है, तो ये भी बेस होगा। पीएच का हमारे डेली लाइफ में यूज कैसे होता है कि देखो, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक पीएच रेंज 7.0 टू 7.8 के बीच में सरवाइव करते हैं। और अगर एसिड रेन के लिए एक कंडीशन होती है, एसिड रेन आपको पता होगा कि जब हमारे नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स बनते हैं तो उनसे एसिड रेन होता है। जो चिमनी, भट्टी और इनसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के बनते हैं तो वहां पे एसिड रेन होता है कि चिमनियों से, भट्टियों से और बहुत सारे कूड़े कबाड़े हर जगह से जो निकलने वाले डीजल से ये ऑक्सीजन, सल्फर की गैस और नाइट्रोजन की गैस निकलती है, तो ये फिर HNO3 और H2SO4 बनाते हैं वायुमंडल में क्रिया करके एटमॉस्फेयर में। तो पीएच क्या होता है? घट जाता है जब एसिड जब ज्यादा होगा। और HNO3 H2SO4 अभी आपने देखा कि क्या है? एसिड है। तो एसिड जब ज्यादा होगा तो पीएच कम हो जाएगा। तो पीएच जब रेन वाटर का है 5.6 आ गया घट के, तो इसे हम कहते हैं एसिड रेन। और अगर एसिड रेन है तो एक्वेटिक लाइफ, कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो वो एक अच्छी लाइफ सरवाइव कर सकता है पीएच 7 से 7.8 के आसपास। इसीलिए एसिडिक रेन जो है इट इज नॉट गुड फॉर एक्वेटिक लाइफ, जलीय जो लाइफ है उसके लिए अच्छी नहीं है। प्लांट के लिए एक स्पेसिफिक रेंज पीएच की होनी चाहिए फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। अब देखो, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच का क्या रोल है? पहला ये है कि हमारा जो स्टोमक है ये प्रोड्यूस करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
और ये हेल्प करता है इन डाइजेशन ऑफ फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। दूसरा ये है कि अगर इनडाइजेशन हो रहा है तो स्टमक जो है, इनडाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हमारा जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर रहा है और ये पेन और इरिटेशन कॉज़ करता है। और इसीलिए अगर एसिड ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहा है तो हम उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए बेस का यूज़ करेंगे। इसलिए डॉक्टर हमको एंटी एसिड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया लिखते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है आपका? मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड, जो न्यूट्रलाइज़ करता है आपका एसिड के इफ़ेक्ट को। अगर आपका एग्जाम में ये आ जाए टूथ डीके कैसे होता है, तो देखो जब हमारा जो माउथ है उसका पीएच 5.5 से कम हो जाता है 5.5 से, तो ये एसिडिटी होने लगी। और एसिडिटी से हमने पढ़ा है कि कोरोजन होता है, इसलिए हमारा टूथ के इनेमल डीके करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि टूथ का जो टूथ इनेमल है वो बना होता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट से और हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है इन द बॉडी में। अब जैसे कि एनिमल एंड प्लांट्स हैं, वो सेल्फ डिफेंस करते हैं बाय दिस एसिड। जैसे चींटी हो गई या बी हो गया, तो वो क्या करेगा? अपने बचाव के लिए काट लेते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है? जैसे चींटी चींटी में आपने पढ़ा था कौन सा एसिड पाया जाता है? जैसे चींटी में हमने देखा था कि फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, बी स्टिंग में भी फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। और और इसीलिए जब हमें पार्क में या आप कहीं बैठे रहो, मधुमक्खी काट देती है, तो वहाँ पे आप चूना लगा लेते हो, जिसे या बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करते हो, क्योंकि बेकिंग सोडा जिसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या कैलामाइन जिसे कहते हैं जिंक कार्बोनेट, तो ये बेस होते हैं और ये स्टंग एरिया पे आपको क्या देंगे? रिलीफ करते हैं। अब देखो ये कह रहा है कि नेटल एक ऐसा प्लांट होता है जिनके पास स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं इनकी पत्तियों में। तो अगर आप नेटल के प्लांट को छूने की कोशिश करोगे तो ये क्या करेंगे? रिलीज करते हैं मेथेनोइक एसिड का। ठीक है। अब हम देखेंगे न्यूट्रलाइजेशन का एवरीडे लाइफ में यूज। पहला, एवरीडे लाइफ में न्यूट्रलाइजेशन का क्या यूज है? इंडाइजेशन। पहला यूज है इंडाइजेशन का। पहला तो हमने देखा था कि इंडाइजेशन में यूज हो रहा है ना, कि अगर आपका बॉडी ज्यादा एसिडिक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है तो हम बेस के माध्यम से न्यूट्रलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक। अब देखो अगर चींटी काटती है तो वो एसिडिक फ्लूइड स्किन में आता है और उस स्टिंग को हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं? बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलामाइन सोल्यूशन के द्वारा, जो माइल्ड बेस होते हैं। अब ये कह रहा है कि अगर आपको पता होगा कि हम सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी नहीं है, इसका मतलब उसमें एसिड, वो सॉइल ज्यादा एसिडिक है, तो उसको कम करने के लिए हम उसमें स्लेक्ड लाइम मिलाते हैं। और ये स्लेक्ड लाइम आपका क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक। और इससे हम क्या करेंगे? हमने पढ़ा था कि न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? अगर एसिड और बेस मिलके साल्ट और H2O प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो सॉइल की जो एसिडिटी है उसको हम क्विक लाइम, जैसे क्विक लाइम आपका होता है कैल्शियम ऑक्साइड, स्लेक्ड लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके माध्यम से हम सॉइल की एसिडिटी कम कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो फैक्ट्री में वेस्टेज होते हैं, वहां पे हम अल्कालाइन सब्सटेंस को ऐड करके न्यूट्रलाइज कर सकते हैं रिवर को। उनकी गंद वहाँ जो गंदगी होती है उसको हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो बफर सोल्यूशन कह रहा है। बफर सोल्यूशन का क्या मतलब होता है कि अगर देखो कोई भी सोल्यूशन है, अगर हमने कोई एसिडिक सोल्यूशन लिया है या बेसिक सोल्यूशन लिया है, और कोई भी सोल्यूशन है, ठीक है, और उसमें हम अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ और एसिड या बेस ऐड कर रहे हैं, तो वो अपने पीएच में क्या करता है? चेंज को रेजिस्ट करता है। हमने देखा था कि अगर एसिड या बेस हम ऐड कर रहे हैं तो पीएच में चेंज होगा। 0 से 7 पीएच की वैल्यू थी एसिड के लिए और 7 से 14 थी बेस के लिए, लेकिन वो सोल्यूशन जिसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस मिलाएं और वो पीएच में अपने चेंज को रेजिस्ट कर रहा है, तो इसको हम बफर सोल्यूशन कहेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो सोल्यूशन है इसकी पीएच वैल्यू क्या है? डिफिनिट है। एसिडिक बफर सोल्यूशन की पीएच वैल्यू लेस देन 7 होती है। बेसिक बफर सोल्यूशन की वैल्यू क्या होती है? 7 से ज्यादा होती है। तो अगर हमें ब्लड का पीएच मेंटेन करना है तो ये कैसे मेंटेन होता है? विद द हेल्प ऑफ H2CO3 और HCO3।
ठीक है। साल्ट्स क्या होते हैं? साल्ट फिर से आ गया। अभी हम लोगों ने देखा था कि साल्ट क्या होते हैं, वो कंपाउंड जो ऑब्टेन हो रहे हैं आपके एसिड और बेस के रिएक्शन से। ये हो गया आपका एसिड, ये हो गया आपका बेस। ठीक है, सॉरी, देखो ये एसिड है, HCl आपका एसिड है, ये हो गया बेस। और हमने ऊपर देखा था कि ये HCl H पॉजिटिव माइनस और बेस बनाएगा ये। तो आपको पता होगा कि H2O आपका जो है वो एक H पॉजिटिव और OH नेगेटिव से मिलके बना होता है, तो यहाँ H2O बन जाएगा और ये पॉजिटिव वाला चल जाएगा नेगेटिव के पास, तो NaCl बन गया। ये क्या है? आपका साल्ट है। अगर आपका सॉल्ट जो है वो एक वीक एसिड, एसिड को हमने लिया वीक, यहाँ तो देखो दोनों स्ट्रांग है, लेकिन अगर हमने एक वीक एसिड लिया और बेस को लिया स्ट्रांग, तो उस साल्ट को हम कहते हैं अल्कालाइन साल्ट। अल्कालाइन का मतलब ये होता है कि अल्कालाइन मतलब कि वो बेसिक साल्ट है, वहां पे बेस क्या है? स्ट्रांग बेस है। तो इसी प्रकार से आपका जो सोडियम बाइकार्बोनेट है और Na2B4O7 इंटू 10H2O, ये आपके क्या है? सोडियम बोरेट। ये आपके जो है वो अल्कालाइन सॉल्ट है, क्योंकि जब इन साल्ट को बनाया गया है तो वीक एसिड का यूज किया गया है और स्ट्रांग बेस का यूज किया गया है। और अगर स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस दोनों को हम यूज करके साल्ट बनाए तो उसे न्यूट्रल साल्ट कहेंगे। जैसे सोडियम क्लोराइड क्या है? न्यूट्रल साल्ट है, क्योंकि वहां पे आपका एसिड भी था HCl जो स्ट्रांग एसिड था और बेस NaOH स्ट्रांग बेस था। ये एग्जाम्पल। अब एसिडिक साल्ट इसी तरीके से क्या होता है, अगर हम स्ट्रांग एसिड और वीक बेस मिला के कोई साल्ट बनाए तो वो एसिडिक साल्ट होगा। जैसे FeCl3, ZnCl2, HgSO4, CuSO4, FeSO4, इसमें से कोई आप एक एग्जाम्पल ले लो। इसमें से जो एक साल्ट है ना, वो आप ले लो, जैसे ये सी, ये कैसे बना होगा? कॉपर सल्फेट साल्ट है, तो ये कैसे बना होगा? मान लो ये बना होगा HCl और कॉपर हाइड्रोक्साइड से, ठीक है, तो ये पानी बनाया होगा। HCl नहीं, यहाँ पे सल्फेट है तो आप सल्फेट लो। जैसे आपका कॉपर सल्फेट बना होगा H2SO4 और CuOH का ट्वाइस से। क्यों? क्योंकि आपको एक एसिड लेना है और एक बेस लेना है, स्ट्रांग दोनों लेने हैं। तो आपको पता होगा HCl H2SO4 स्ट्रांग एसिड है और आपने एक बेस ले लिया जो स्ट्रांग बेस है, तो H2 और OH तो मिलके आपके H2O बना लेंगे और ये बचेगा क्या? कॉपर सल्फेट। तो ये एक स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से बना हुआ है। उसी प्रकार से अब हम देखेंगे साल्ट्स। कॉमन साल्ट क्या होते हैं? अब देखो, पहला ये है कि कॉमन साल्ट क्या होते हैं। तो ये कह रहा है कि कॉमन साल्ट का मतलब ये होता है कि हमारा जो एसिड दिया गया है, एसिड में हम जानते हैं कि वो एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयन देता है, तो वो जो एसिड है वो कंप्लीट रिप्लेसमेंट हो जाएगा उसके हाइड्रोजन का। जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल में देखा था कि H2SO4 और हम प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड को यूज कर रहे हैं, तो हमारा कॉपर सल्फेट बन रहा है। तो क्या इसके पास कोई H पॉजिटिव आयन है? नहीं, तो पूरा का पूरा हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है कॉपर के द्वारा। तो इस साल्ट को हम क्या कहेंगे? कॉमन साल्ट कहेंगे। इसी प्रकार से आपका KCl पोटेशियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, FeSO4 पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, Ca3PO4 का ट्वाइस, Na3BO3, इसमें क्या है? आपको पूरा का पूरा हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया है। तो इस साल्ट के पास कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसे हमने कहा कि ये क्या है? कॉमन साल्ट है। अब एसिडिक साल्ट का क्या मतलब है कि एसिडिक साल्ट में जो हमारा एसिड है उसका न्यूट्रलाइजेशन पूरी तरीके से नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो हमें साल्ट मिल रहा है उसमें एक या एक से अधिक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम होंगे, जैसे NaHSO4, NaHCO3, NaH2PO4। यहाँ पे क्या है? देखो, यहाँ पे भी एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी है। उसी प्रकार से बेसिक साल्ट क्या हो गया? इसका एसिडिक साल्ट हमने देखा, तो बेसिक साल्ट में क्या हो जाएगा? एसिडिक साल्ट में जो है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम था, बेसिक में आपका इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन किसका होगा? बेस का, OH नेगेटिव का। तो इसमें वन या मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होगा, जैसे MgOHCl। तो यहाँ पे ये क्या है? OH रिप्लेसेबल है। लेकिन हमने ऊपर देखा था ये कॉमन साल्ट में कि यहाँ पे ना तो H पॉजिटिव आयन थे ना OH माइनस आयन थे। इसी प्रकार से आपका ZnOHCl में हो जाएगा। देखो, डबल साल्ट क्या होता है? डबल साल्ट मतलब कि दो साल्ट एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं।
और ये एग्जिस्ट करते हैं ओनली इन सॉलिड स्टेट। जैसे पोटासियम, पोटासियम का फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस इंटू 24H2O। तो ये पहला तो सॉलिड स्टेट में है और मिक्सचर ऑफ क्या है, 2 साल्ट है। कॉम्प्लेक्स साल्ट क्या होते हैं, ऐसे साल्ट जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन प्रेजेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं। जैसे अब इसने बताया कि जैसे आपका ये है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है, तो इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स आयन है। अब इस आयन को हम, ये देखो ये थोड़ा सा केमिकल टर्म है, इस आयन को हम इजिली नहीं तोड़ सकते। जैसे ऊपर वाला आयन था आपका कॉमन साल्ट NaCl MgCl2, तो ये क्या हो रहे थे इजिली, या डबल साल्ट है तो इजिली हम बता पा रहे थे इसमें कौन से 2 साल्ट हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स साल्ट जो होता है वो कॉम्प्लेक्स आयन से मिलकर बना होता है। और इस कॉम्प्लेक्स आयन में एक आपका होता है सेंट्रल मेटल, जैसे K4FeCN6 में जो है सेंट्रल मेटल आपका क्या है, Fe है, ठीक। मिक्स साल्ट क्या होते हैं, अब देखो कॉम्प्लेक्स साल्ट में ये कह रहा था कि इस साल्ट में क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। तो इसने, जैसे हम मान लो कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये तो क्या है आपका साल्ट है, कॉम्प्लेक्स साल्ट है, क्योंकि ये नंबर ऑफ न्यूट्रल और नेगेटिव आयन से बना हुआ है। अब ये जो इसमें Fe सेंट्रल में है ना, इसे हम कहेंगे कि ये सेंट्रल आयन है। लेकिन ये जो आसपास ये पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज से घुमा हुआ है, घिरा हुआ है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं लिगेंड। अब देखो मिक्स साल्ट क्या होते हैं, मिक्स साल्ट में पॉजिटिव चार्ज एक या एक से अधिक हो सकते हैं, या नेगेटिव चार्ज एक या एक से अधिक हो सकते हैं जब हम इसे वाटर में डिजॉल्व करते हैं। जैसे ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला क्या होता है, CaOCl2, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक। तो ब्लीचिंग पाउडर जैसे है, अगर हम इसको पानी में डिजॉल्व करते हैं, CaOCl2 पानी में डिजॉल्व होके आपका बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका पानी में डिजॉल्व होके बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन, ठीक है। तो इसमें देखो ये भी जब डिजॉल्व होता है तो ये आपका यहाँ पे कैल्शियम प्लस बन रहा है, OH माइनस बन रहा है, फिर ये क्लोरीन भी बनेगा आपका नेगेटिव में। तो ये क्या कह रहा है, मिक्स साल्ट मतलब ये होता है कि इसमें एक से ज्यादा कैटायंस होते हैं वाटर में डिजॉल्व करने पे। अब किसी भी साल्ट का pH क्या होता है, तो देखो पहला ये है कि pH, अगर कोई भी साल्ट स्ट्रॉन्ग बेसिस, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है तो उसकी न्यूट्रल वैल्यू, उसकी pH वैल्यू 7 होती है। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड का साल्ट है या वीक बेस का साल्ट है तो स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए pH वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 से कम होनी चाहिए। और स्ट्रॉन्ग बेस का साल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस हो गया तो एसिड वीक हुआ, तो उसकी pH वैल्यू 7 से ज्यादा होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन मल्टीपल एग्जाम। पहला ये है कि सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का यूज, तो देखो सोडियम क्लोराइड कैसे बनता है, सोडियम क्लोराइड आपका बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड से, है ना। ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रो मतलब H, क्लोरिक मतलब Cl, और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे आपका क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। अब ये सोडियम क्लोराइड आपका मिलता कहाँ से है, सी वाटर से। जब हम सी वाटर से साल्ट को सेपरेट कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का यूज, ब्लीचिंग पाउडर कैसे प्राप्त होता है कि देखो ब्लीचिंग पाउडर में जैसे कि जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन को हम फॉर्म करते हैं, अगर क्लोराइड को, क्लोराइड इज आयन, अगर हम क्लोराइड के एक्वस सोल्यूशन को, एक्वस सोडियम क्लोराइड को अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाते हैं तो हमको क्लोरीन फॉर्म होता है, और इस क्लोरीन का यूज करके हम ब्लीचिंग पाउडर बनाते हैं। ब्लीचिंग पाउडर को एक और फिर ये जो ब्लीचिंग पाउडर, देखो एक्वस सोडियम क्लोराइड से हम क्या बनाएंगे, पहले एरो से बताते हैं। एक्वस सोडियम क्लोराइड से हम बनाएंगे क्लोरीन, और इस क्लोरीन को जब ड्राई स्लेक्ड लाइम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपका बनता है ब्लीचिंग पाउडर। स्लेक्ड लाइम क्या होता है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होती है वो ऑटो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है। ऑक्सीडेशन का प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन या तो निकलता है
रह रहा है इस प्रोसेस में या ऑक्सीजन जुड़ता रह रहा है, दोनों सेम चीजें हैं। ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है? क्लोथ को ब्लीच करने के लिए, कॉटन में, वुड पल्प में, बहुत सारे केमिकल इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस हो रही है, तो ये एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम करता है। और एज अ डिसइंफेक्टेंट फॉर वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है? जब सोडियम क्लोराइड में हम इलेक्ट्रिसिटी, सोडियम क्लोराइड का कह रहे हैं, सोडियम क्लोराइड का हमने एक्वस सोल्यूशन लिया। एक्वस सोल्यूशन का मतलब हो गया कि H2O। अब इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की, तो देखो इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या होंगे? टूटेंगे, है ना? वो फ्री होने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा? Na+Cl- बनेगा और ये H+OH- बनेगा, तो यहाँ पे आपका बनेगा NaOH+HCl। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका कैसे बना कि जब हमने इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड से, और इसी प्रोसेस को कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। यहाँ पे क्लोरीन गैस जो है वो आपके एनोड पे आएगी और हाइड्रोजन गैस कहाँ आएगी? आपकी कैथोड पे आएगी, क्योंकि क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है? तो क्लोरीन पे आपके माइनस चार्ज होता है, तो ये कहाँ जाएगी? पॉजिटिव की तरफ जाएगी, एनोड की तरफ। और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये कहाँ जाएगी? कैथोड की तरफ जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। बेकिंग सोडा का यूज कहाँ कहाँ होता है आपका? बेकिंग सोडा का यूज पहला तो केक को फुलाने के लिए यूज होता है, ठीक है? और जैसे हमने देखा था कि एंटा एसिड में भी बेकिंग, जो एंटा एसिड है वो भी कहाँ है? वहाँ एंटा एसिड में जैसे हम देख रहे थे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज हो रहा है, उसी तरीके से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का भी यूज होता है एंटा एसिड में। वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला याद कर लो, Na2CO3 इंटू 10H2O। वॉशिंग सोडा आपका कैसे फॉर्म होता है? जब हम सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं। और सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन कैसे होता है? बेकिंग सोडा को हीट करके, तो आपका वॉशिंग सोडा बनता है। सोडियम कार्बोनेट, अब इन सोडियम कार्बोनेट का हमने एक्वस सोल्यूशन लिया, तो हमारा क्या बना? वॉशिंग सोडा। अब देखो वॉशिंग सोडा जो होता है, ये इसका नेचर कैसा होता है? अल्कालाइन होता है। अल्कालाइन याद करो कहाँ कब होता है? जब बेस हमारा स्ट्रांग होता है। और इसका यूज हम करते हैं ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में। किसका यूज हम पढ़ रहे हैं? वॉशिंग सोडा का यूज। सोडियम कंपाउंड लाइक बोराक्स में भी इसका यूज कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, कई बार बहुत सारे स्टेट एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और यूपीएससी में 2-3 बार भी आया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है? जिप्सम को अगर हम गर्म करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ देता है, और इसे ही हम क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम आपका क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O होता है, लेकिन जिप्सम को जब हमने गर्म किया तो ये वाटर मॉलिक्यूल को गिव अप कर देगा और हाफ H2O बचेगा। और प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है आपका? CaSO4 इंटू हाफ H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है आपका? व्हाइट पाउडर होता है, जो फिर जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम इसे वाटर के साथ ऐड कर देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ होता है? पहला तो ये होता है कि हाथ पैर टूटने में जो डॉक्टर फ्रैक्चर लगाते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। टॉय को बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज होता है, और डेकोरेटिव पीसेस बनाने के लिए। अब आपका पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट गन पाउडर जो होता है ना, उसमें हमारा पोटेशियम नाइट्रेट का यूज होता है। फायर क्रैकर में पोटेशियम नाइट्रेट का यूज होता है। ग्लास इंडस्ट्री में पोटेशियम नाइट्रेट का यूज होता है। इवन इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर पोटेशियम नाइट्रेट इज यूज्ड। कॉपर सल्फेट, अगर आपके एग्जाम में ये आ जाए मिलाने के लिए कि इंसेक्ट को मारने के लिए, पेड़ पौधों को इंसेक्ट से बचाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कॉपर सल्फेट का यूज करते हैं, ठीक है? और पोटास एलम का यूज होता है आपका प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में। आपने पढ़ा होगा कि फिटकरी से जो है पानी को शुद्ध किया जाता है ना? फिटकरी भी क्या है? वो पोटास एलम ही है। ब्लड क्लॉटिंग में पोटास एलम का यूज होता है। लेदर इंडस्ट्री में यूज होता है। मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स में और कलर बॉन्डिंग में यूज होता है। तमिलनाडु और NIOS के यहाँ कुछ
फैक्ट्स हैं आपके। पहला कि किंग ऑफ केमिकल किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड को कहा जाता है। और फूड प्रिजर्वेटिव की तरह किसका यूज करते हैं? सिट्रिक एसिड। ये आपके मल्टीपल एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अगर HCl को 3 रेशियो में और HNO3 को 1 रेशियो में लेते हैं तो इसे हम कहते हैं एक्वारेजिया। और एक्वारेजिया का यूज होता है डिजॉल्व करने के लिए मेटल को, जैसे कि गोल्ड और प्लेटिनम, सोनार सब रखते हैं एक्वारेजिया को। ठीक है, सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। नेक्स्ट मिलते हैं आगे। थैंक यू।